गुड इवनिंग। ओके। तो आज का जो सेशन है ना, वो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो बिल्कुल नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिन्हें बिल्कुल भी बेसिक भी नहीं पता है। मेरा कोशिश ये रहेगा इस पूरे सेशन के दौरान कि मैं इजी वे में आपको एक फाउंडेशन दे पाऊँ कि आप एटलीस्ट अपने चार्ट को देख पाएं, उससे एनालाइज कर पाएं। क्योंकि देखिए, कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं इस सब्जेक्ट में। अ, यहाँ तक कि जो यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो आईआईटियंस हैं या फिर पीएचडी होल्डर्स हैं, बहुत बड़े जो विद्वान हैं, उनका भी ये कहना है कि जितना भी उन्होंने लाइफ में पढ़ा है, जो चीज़ें करी है, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स तो ये ऑलरेडी है। मेरा पर्पस ये रहेगा यहाँ पे कि हम इसे कॉम्प्लेक्स ना कर कर इजी वे में हम कैसे इसको इस तरीके से समझें कि हम अपने चार्ट पे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएं, और एक हम एटलीस्ट अपने चार्ट को समझ पाएं कि हमारे चार्ट पे क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में हैं, उनके लिए भी इसमें कुछ चीजें आए। ठीक है। जब भी हम भाव की बात करेंगे ना, जब भी हम कुंडली एनालिसिस की बात करेंगे, तो आपको हमेशा जो हमारे घर होते हैं, जो कुंडली में जो भाव होते हैं, उनसे स्टार्ट करना है हमेशा। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हाउसेस हैं, उसके बाद उसमें राशियां हैं, फिर उसमें प्लैनेट्स हैं। तो अभी बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पास बहुत ही प्रैक्टिकल लेके चलेंगे इसको, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और नक्षत्र और उस सब में नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपल रखेंगे इसको। तो आपके पास आपका कुंडली होगा जो कुछ इस तरीके का क्या दिखता होगा। राइट। इस तरीके का आपको आपके पास कुंडली होगा। अगर नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करके ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं, जहां पे आपको इस तरीके का, इसे डायमंड चार्ट कहते हैं, आपको चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद उसको आपको रीड करना है, उसको एनालाइज करना है। अगर आपके पास हाथ से बना हुआ चार्ट अगर नहीं है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। जैसे अगर आप एंड्रॉइड बनाते हैं, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एक ज्योतिष ऐप आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। ज्योतिष ऐप आप डाउनलोड कीजिए, अपना बर्थ डिटेल्स डालिए और आपका चार्ट बन के रेडी हो जाता है। अगर आप आईफोन यूज करते हैं, तो आईफोन में आप यूज कर सकते हैं एस्ट्रोसेज, या एक और सॉफ्टवेयर आता है लियो स्टार के नाम से, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप पे हैं, तो आप जगन्नाथ होरा यूज कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है, एंड फ्री। ठीक है। तो जैसे ही आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर चूज किया, अपना बर्थ डिटेल डाला है, आपके पास आपका चार्ट आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, और उस चार्ट के ऊपर लिखा होगा लग्न, ऐसा लिखा रहेगा लग्न लिखा रहेगा, या असेंडेंट लिखा रहेगा, ऐसा ASC टाइप कुछ रहेगा। वो आपका मेन चार्ट होता है। ठीक है। उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही हाउसेस बने हुए होंगे। ऐसा ये पहला घर दूसरा घर नहीं लिखा होगा, बट इस तरीके का चार्ट रहेगा। अभी होता क्या है कि हमारे इसमें 12 घर होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है काउंटिंग हमारी जो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज जाती है। ठीक है। तो पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा, पांचवा घर है, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इसको आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा प्लॉट था, उसके हमने 12 इक्वल हिस्से कर दिए हैं, सिंपल रखने के लिए अभी के लिए। तो हमने इसके इक्वल 12 हिस्से किए, तो ये हो गया। अभी आप समझिए, एक जो प्लॉट होता है, एक बार वो कट गया या उसका डिवीजन एक बार हो गया, तो नो मैटर व्हाट, अगर ये प्लॉट नंबर 1 है तो ये प्लॉट नंबर 1 ही रहेगा हमेशा। क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन आएगी जब हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पहला ही है, पहला ही घर है, ये हमेशा पहला ही घर रहता है। ये दूसरा ही रहेगा हमेशा, ये तीसरा ही रहेगा हमेशा घर। तो इस ये कंफ्यूजन अभी आपको जाके आगे नहीं होनी चाहिए, इसको आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है। तो जब आपका यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे 12 घर हैं, उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये घर हमें क्या दिखाते हैं। उसके बाद हमें ये समझना है कि हमारे लाइफ के कई सारे पड़ाव हैं हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में, है ना।
तो हमारा जीवन फर्स्ट हाउस से स्टार्ट होता है। आपको याद होगा पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था, ये पहला घर था। तो पहला घर क्या है? स्वयं। आपका स्वयं, आपका क्या नेचर है, आपके खुद का क्या नेचर है। अगर आपको किसी का नेचर देखना है कुंडली के माध्यम से, तो आप पहले घर की तरफ नजर मार सकते हैं। हालांकि इसमें भावेश आएगा भी, कारक आएगा, वो सब हम बाद में लेंगे। फिलहाल के लिए एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए आप ये देखिए कि पहला जो घर है उसमें किस तरीके का प्लैनेट है, किस तरीके का ग्रह यहाँ पर है, किस तरीके का राशि यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई नंबर यहाँ पे जरूर लिखा होगा आपके चार्ट में। जब आप अपना कुंडली खोल के देखते हैं, तो ऐसा जब आपको चार्ट दिखेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा 1 से लेके 12 तक। ठीक है, हो सकता है 13 भी लिखा हो। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये है कि कुंडली गलत है। ठीक है, तो 1 से 12 ही लिखा रहेगा वहां पे। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर वो नंबर क्या लिखा हुआ है, उसको आप नोट करके रख लीजिए, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। सो हर एक, हमारे ऋषि इतने विद्वान थे कि उन्होंने बोला कि जो भी हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं, मेजर जो एरियाज हैं लाइफ के, उनको हम कैसे जाने। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उनको कैटेगराइज करने का उन्होंने कोशिश किया, उनको ग्रुप करने का कोशिश किया किसी भाव में। तो पहला जो भाव है वो हमारे बारे में बताता है, हमारे नेचर को बताता है। तो स्वयं के बारे में अगर जानना हो कि जातक का स्वभाव कैसा है, तो वह पहले भाव से देखते हो। दूसरा भाव होता है आपका धन संपत्ति। धन संपत्ति हमेशा सिर्फ लिक्विड कैश नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, ये हर तरीके का रिसोर्स है जो आपके पास अवेलेबल है। तो धन संपत्ति वो है। आपके पास सोना है वो इसमें आएगा, सोना चांदी मोती, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारा इसमें आने वाला है। तो अगर आपको देखना है कि किसी जातक के पास कितना रिसोर्सेज रहेगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके का प्लेनेट है, किस तरीके की राशि यहाँ पर लिखी हुई है, क्या नंबर लिखा हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी जो पहला स्टेप है, हमने ये देखना है कि हर घर से क्या देखते हैं, और उस घर में कौन सा राशि और कौन सा ग्रह है। मतलब यहाँ पे हो सकता है किसी का 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, राइट। तो हमें उस पर ध्यान देना है अभी। और उसके बाद हमने उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करनी है। और जैसे यहाँ पर हो सकता है कोई ग्रह हो, आपका ग्रह 9 ग्रह होते हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये ग्रह हो सकता है, हर ग्रह का एक स्वभाव है, तो वो स्वभाव आपको उस जातक में भी दिखेगा। दूसरा भाव अगर धन संपत्ति का है, तो क्या हमारे पास एक ऐसा ग्रह यहाँ पर है जो धन संपत्ति को, रिसोर्सेज को सपोर्ट करता है। अगर है तो आपके पास अच्छा धन संपत्ति होगा। कई लोगों का सवाल होता है कि मेरी कमाई तो है लेकिन मैं कुछ बचा नहीं पाता हूँ, मेरा सेविंग्स कुछ नहीं होता है, मैं अच्छा खासा अर्न करता हूँ बट मेरा सेविंग कुछ नहीं है। वो आपको सेकंड हाउस से देखना है हमेशा। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत करेज होता है। वो डरते नहीं है सिचुएशन से, हर सिचुएशन का सामना करते हैं। उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, उसके लिए आपको थर्ड हाउस को देखना है। और मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं कि सिर्फ यही चीजें नहीं देखी जाती इन घरों से, बहुत चीजें देखी जाती हैं, लेकिन ये मूल है, ये मूल है। चौथे भाव की अगर बात करें, अगर आपको याद हो तो ये फोर्थ हाउस है, चौथा भाव है। चौथे भाव से आप देखते हो कि आपके कितने कंफर्ट्स हैं। जैसे ये भाव जो है मातृ सुख को भी दिखाता है, आपकी माता जी को। आपके पास कितना कंफर्ट रहेगा घर के अंदर, सुख का भाव है, सुख। सुख कितना रहेगा लाइफ में, मेंटल पीस कितना रहेगा, वो आपको फोर्थ हाउस से दिखता है, चौथे भाव से। चतुर्थ भाव, अगर आपको जानना है कि आपकी शिक्षा कैसे रहेगी, कैसी शिक्षा रहेगी किसी की, कोई एजुकेशन में कितना अच्छा करेगा, उसके लिए आप फिफ्थ हाउस पे नजर मार सकते हैं। आपकी संतान कैसी रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे, उसके लिए भी आप ये वाला भाव देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है अभी सिक्स हाउस, अभी आप देखिए सिक्स हाउस ये है, ये सेवन्थ हो गया, ये एट्थ हो गया, और ये ट्वेल्थ हाउस हो गया। ये डिफिकल्ट हाउसेस बोले गए ज्योतिष में। क्यों बोले गए? तो छठा भाव अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये रोग है। रोग किसी को नहीं चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो। इंसान कहता है कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ, बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है, मेरे हिसाब से चीजें नहीं है, बट भगवान मेरे को बीमार तो मत करना। तो रोग किसी को नहीं चाहिए, ये वो वाला हाउस है। उसके बाद ऋण, इंसान चाहता है कि उसके ऊपर कभी ऋण ना रहे, किसी का उसको देना ना पड़े, कोई आके उसको ये ना बोले कि भाई आपको मुझे पैसे देने हैं, या आपको मुझे, आपने मेरे से लिया था आपको रिटर्न करना है। उसके बाद शत्रु कोई नहीं चाहता है, मतलब शरीफ लोग तो नहीं चाहते हैं एटलीस्ट, राइट, कि उनके कोई शत्रु रहे। तो ये 3 चीजें यहाँ से आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से। यही भाव आपका, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब भी आप यहीं से ही देखते हो। बहुत सारे कारक तत्व हैं, जैसे मामा जी को आप यहाँ से देखते हो, बहुत चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था छठा भाव। इसी तरीके से अगर आप काउंट करके यहाँ तक आए छठे तक, अभी ये सातवां भाव ये होने वाला है, सेवेंथ हाउस। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे। सातवां भाव
का सबसे इंपॉर्टेंस, जो अगर अगर आप D1 के हिसाब से देखें, D1 या लग्न कहते हैं इस कुंडली को, लग्न कुंडली जो हमारी प्राइमरीली जो कुंडली होती है, तो सेवंथ हाउस में हमारे पति या पत्नी का विचार होता है। तो अगर पुरुष का चार्ट है तो इससे आप पत्नी का व्यवहार देख सकते हैं, पत्नी का किस तरीके का नेचर है वो देख सकते हैं। लेकिन ये आपके बिजनेस को भी दिखाता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, पति पत्नी का जब भी मैटर होगा तो सेवंथ हाउस बहुत जरूरी है। आपका शादीशुदा लाइफ कैसा रहेगा, सेवंथ हाउस। आठवां भाव मृत्यु। तो मृत्यु, उसको मृत्यु कह देना अच्छा नहीं है, इसे हम आयु भाव कह सकते हैं, आयु, कि आपका आयु कितना, क्योंकि आयु समाप्त होने पे ही मृत्यु आता है ना। तो ये आयु भाव है। लेकिन आठवां भाव इसीलिए त्रिक भाव में मिला, 6 8 12 मैंने कहा था ना अच्छे हाउसेस नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स भी हैं। आपके जीवन में जितने कितने संघर्ष रहने वाले हैं, किस तरीके का ग्रह इस भाव का स्वामी बना, वो किस अवस्था में है, यहाँ पर किस तरह के ग्रह बैठे हैं, वो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं, चुनौतियों को दिखाते हैं आपकी लाइफ में। आठवां भाव क्रॉनिक डिसीज का भी है, ऐसी बीमारियां जो लंबी चलती हैं और जो घातक होती हैं, उन भाव को, उन चीजों को भी आठवां भाव दिखाता है। नौवां भाव जो है बहुत शुभ एक भाव है, और हर किसी को चाहिए कि उसका नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये भाग्य भाव है। भाग्य है तो सब कुछ है। ये हमारे गुरु का भी है, हमारे पिता का भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से आप देखोगे, आपकी हायर लर्निंग्स जो होती हैं वो आप यहाँ से देखते हो, जो आप 12वीं के बाद की जो आपकी पढ़ाई है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, कोई भी आप कोर्स करते हो, MBA करते हो, ये सारा कुछ नौवें भाव से आता है। इसके बाद 10वां भाव जो है, करियर एंड व्यवसाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये है आपका कि आप जीवन में कर्म क्या करोगे। जो इंसान कर्म नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, नो मैटर वो कितना सुंदर हो, कैसे घर से आता हो सकता है वो बहुत अच्छे घर से आता हो, लेकिन कोई उसका इज्जत नहीं करेगा अगर वो कोई किसी तरीके का कार्य नहीं करता है तो। ये कर्म है। आप जीवन में, कर्म मतलब सिर्फ जॉब नहीं है यहाँ पर, या सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि हमने कहा था एक्चुअल जो जॉब होता है, डे टू डे जो हम जॉब करते हैं, वो छठा भाव है, 10वां नहीं है वो। 10वां भाव आपका ओवरऑल कर्म है। खास करके जब हम बिजनेस का विचार करते हैं तो बिजनेस में हमें ये दोनों भाव लेने पड़ेंगे, 10th हाउस एंड 7th हाउस, बिजनेस के लिए। लेकिन असल में ये है, ये कर्म है आपका ओवरऑल, जीवन में कैसा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे बुरा कर्म करोगे। और जॉब देखनी है तो उसके लिए ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था 10th हाउस या फिर 10वां भाव। अब 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भाव है ये एक तरीके से अगर आप देखें, क्योंकि आय भाव है, ये दिखाता है आपकी इनकम को, कि आपकी इनकम कैसी रहेगी, कितने सोर्सेज रहेंगे। कई लोगों के 11वें घर में बहुत सारे मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऐसे इंसान के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। ऋषि कहते हैं कि 11वां भाव इकलौता ऐसा भाव है कि सारे ग्रह यहाँ पर खुश हैं, कोई भी ग्रह यहाँ पे आएगा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर बैठा हर ग्रह अच्छा है, लेकिन 11वें भाव का स्वामी अच्छा नहीं होता। 11वें भाव का स्वामी जहां भी बैठेगा आपको कष्ट देगा, ये यहाँ पे कैच है। तो इसको कभी मिक्स मत कर देना कि 11वां है ही अच्छा, नहीं, इसका जो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, जो इसका स्वामी बनेगा इस भाव का, वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर बैठे ग्रह अच्छे हैं, यहाँ पे चाहे राहु आके बैठे, चाहे केतु आके बैठे, सब अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि आय है। यहाँ पर बात हो रही है प्रॉफिट गेन्स की, इनकम्स की। उसके बाद आता है हमारा 12th हाउस विच इज व्यय। अगेन हमने बोला ना 6 8 12 अच्छे नहीं है, ये वाले जो हाउसेस हैं इनका बली नहीं होना चाहिए इन हाउसेस को। तो 6 8 12 जो हाउसेस हैं ये अच्छे नहीं है। ये व्यय दिखाता है आपका, व्यय मतलब आपके एक्सपेंसेस। यही हाउस से आप देखते हो कि कितना आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, क्या आपको जेल यात्रा होगी, आपकी नींद कैसी रहेगी। ये सब कुछ 12वां भाव है। तो 12वां भाव डिस्टर्ब हुआ तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, हो सकता है जेल जाना पड़ जाए, कोर्ट जाना पड़ जाए। हालांकि कोर्ट के लिए हमें छठा भाव फिर से लेना पड़ता है। इसके अलावा नींद कैसी रहेगी। तो ये सारा कुछ है, और भी इसमें बहुत सारे कारक तत्व हैं, हम अभी कुछ कुछ की बात कर रहे हैं। तो ये था भाव। अभी ये मैंने कुछ और भी इसमें डिटेल में लिखा है, इसको हम ज्यादा नहीं इसमें डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
तो बहुत, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहला घर था ना हमारा, फर्स्ट हाउस, सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका बॉडी है। इंसान के पास बॉडी रहेगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, बॉडी नहीं है तो वो क्या करेगा फिर? शरीर अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले भाव हमें क्या दर्शाता है? हमारी बॉडी को। तो पहले भाव का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका लग्न है, आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, कितनी जल्दी आप या कितने कम आप बीमार होते हैं, ये सब पहला भाव दिखाता है। तो पहला भाव तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। पहले भाव में आपको अच्छे ग्रह चाहिए, शुभ ग्रह चाहिए। अभी मैं आपको चलो एक और चीज बताता हूँ। ये जो हमारा चार्ट है ना, नीचे वाला चार्ट अगर आप देखें, तो ये हमारे हाउसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है। अभी इन हाउसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया जाएगा, हमेशा इस हाउस को दिया जाएगा, बिकॉज ये आपका लग्न है। लग्न होने के साथ साथ ये हाउस जो है, ये आपका केंद्र भी है। इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र यानी आप सेंटर बोल सकते हो इसे, केंद्र। ठीक है, सेंटर। ये त्रिकोण का भी हिस्सा है। त्रिकोण बताऊंगा अभी कौन कौन से होते हैं। तो ये केंद्र है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका स्वभाव भी है, आपका नेचर कैसा होएगा, ये सब कुछ इससे देखा जाएगा। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका शरीर की बनावट कैसी है, सब कुछ इससे देखा जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फोर्थ हाउस, क्योंकि ये है आपका घर, आपका सुख, आपका मेंटल पीस। मेंटल पीस नहीं है ना तो आपके पास चाहे आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज हो, आपके पास हर तरीके का धन हो, लेकिन अगर आपके अंदर मेंटल पीस नहीं है, एक मानसिक शांति नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए फोर्थ हाउस बहुत जरूरी है। माता का घर है, माता कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में आप सभी जानते हैं। उसके बाद सेवंथ हाउस की अगर बात करें, तो सेवंथ हाउस होता है हमारे पार्टनर का। तो पार्टनर आप देखिए, कोई इंसान है, उसने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, वो बाहर गया, फॉरेन गया, पढ़ के आया, सब कुछ उसने किया, एक अच्छा जॉब में है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा पैकेज है, परिवार अच्छा है, घर का सुख है, सारे कंफर्ट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही शादी आया, लाइफ पूरा 360 चेंज हो गया। अभी आपने केस देखा होगा, बहुत फेमस है, वो एआई इंजीनियर जो था, उसको सुसाइड कर लिया उसने, राइट? उसके पास सब कुछ था, पैसा वैसा सब कुछ था, लेकिन वाइफ ने पूरा लाइफ टर्न कर दिया उसका, उसको सुसाइड करना पड़ गया। तो सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसे शादी करते हैं, आपका जीवन साथी कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10वां भाव, जो मैं आपसे कह रहा था कि कर्म का है। कर्म अगर आप नहीं करोगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। कर्म करना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ आपको काम करना बहुत जरूरी है। नो मैटर, आपके पास चाहे शरीर अच्छा है, चाहे आपका घर अच्छा है, माता अच्छी है, प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, पार्टनर भी, बीवी भी अच्छी है, लेकिन अगर आप कुछ करते नहीं है ना, तो ये सब व्यर्थ है ये। इसीलिए केंद्र में सबसे ज्यादा बलि बताया गया 10वें भाव को। इन चारों भाव में सबसे ज्यादा बलि बताया 10वें भाव को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी हमारा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। उसका कारण क्या है? कि एक त्रिकोण भी है। त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? 1, 5, 9। पांचवा भाव, पांचवा भाव ये आएगा, और 9वां भाव ये आएगा। तो ये त्रिकोण भी हैं। ये तो आपको पता ही है, 9वां भाव हमारा भाग्य है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां भाव हमारा संतान का है। मान लीजिए आपकी वाइफ भी अच्छी थी, हमने वो बात करी ना कि पढ़ाई किया, पैसा कमाया, वो सब कुछ करते गया, सब कुछ चलता रहा, बढ़िया है, शादी तक भी बढ़िया था। लेकिन अब आपकी संतान ऐसी आ गई जो आपकी सारी प्रॉपर्टी डुबा दी, उसने सारा पैसा जो आपने जोड़ा था सब डुबा दिया, तो खत्म है सब कुछ। इसीलिए त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वां भाव भाग्य का है, भाग्य है तो सब कुछ है। तो हमने समझा कि केंद्र कौन से होते हैं और त्रिकोण कौन से होते हैं। तो ये टी जो मैंने लिखा है, ये आपके ट्राइन्स है, ये त्रिकोण है, और केंद्र आपके सेंटर वाले हैं। तो ये हाउसेस किसी भी चार्ट में, अगर इन भाव में आपको बेनिफिक्स दिखते हैं, शुभ ग्रह दिखते हैं, पाप ग्रह नहीं दिखते हैं, तो वो चार्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। सीधा उसको बोल दो कि भाई तेरा लाइफ ठीक ठाक चल जाएगा, ज्यादा कोई उथल पुथल नहीं है। सीधा सीधा उसको बोल दो और वो प्रिडिक्शन सही जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका, उसने जो मेजर दो हाउसेज हैं वही कवर कर लिए आपने, उसके जो मेजर दो कैटेगरीज हैं वही कवर कर ली हैं आपने। तो यहाँ पे आपको शुभ ग्रह चाहिए, यहाँ पे आपको ज्यादा ये चाहिए नहीं। अभी इसमें एक और थोड़ा इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। अगर मान लीजिए अशुभ ग्रह आए भी, या थोड़ा पाप ग्रह जिन्हें हम बोलते हैं, देखिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, शुभ अशुभ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी, एक स्वभाव है किसी का। यहाँ पर गलत सही की बात नहीं हो रही है, स्वभाव की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें, शनि जैसा प्लेनेट है, राहु जैसा प्लेनेट है, केतु जैसा प्लेनेट है, तो ये कहाँ पर चाहिए आपको? ये आपको 10th में चाहिए। अगर चाहिए भी, अगर मान लीजिए आ भी गए हैं आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे होने चाहिए तो अच्छा है। यहाँ पर अगर राहु आता है, बहुत बढ़िया है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा फाइट करता है प्रोफेशन में, वो कहेगा मेरे को करना है, बिजनेस करना है, मेरे को तो मोनोपोली क्रिएट करनी है, मुझे तो एक्वायर कर लेना है, उसके अंदर इस तरीके का थिंकिंग रहेगा, जो बहुत अच्छा है। यहाँ पर राहु आ जाए, केतु अगर आ गया ना, हालांकि प्रोफेशन में प्रॉब्लम करता है, लेकिन यही उसको एक मोटिवेशन देगा कि खुद का कुछ काम करे, या कुछ ऐसा काम करे जो वैल्यूबल हो।
तो यहां पर मेलेफिक चल जाएंगे, लेकिन लगन में मेलेफिक नहीं चलेगा, फोर्थ में नहीं चलेगा, सेवंथ में नहीं चलेगा, फिफ्थ में नहीं चलेगा, नाइन्थ में नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको, अगर आपके मेलेफिक्स नहीं है तो आपका चार्ट ऑलरेडी अच्छा है। नो डाउट डाउट अबाउट इट। ये आपका पहली, सबसे पहली चीज आपकी नजर यही जानी चाहिए जब भी आप चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, कि इसका केंद्र और त्रिकोण कैसा है। उसके बाद हमने त्रिक हाउसेस की बात करी थी। त्रिक हाउस थे हमारे 6, 8 और 12। अब ये हाउस इनका क्या हो? तो अगर आपके ये तीनों हाउस खाली हैं तो बहुत बढ़िया है फिर तो। लेकिन अब इतने हाउसेस तो खाली नहीं हो सकते ना, केंद्र भी त्रिक भी, है ना। तो केंद्र में शुभ आ जाएं, ये वाले खाली हो जाएं, बाकियों का मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो अगर ये आपके हाउसेस खाली हैं तो चलेगा। लेकिन जितने ज्यादा ये हाउसेस स्ट्रांग होंगे, मान लीजिए कोई स्वग्रही है, अच्छा होके उच्च का बैठ जाए यहाँ पर प्लैनेट आकर, जितना ज्यादा होगा वो हाउस उतना ज्यादा एक्टिवेट हो गया, उतना ज्यादा पावरफुल हो गया। यहाँ पे पावरफुल नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसको कमजोर हो जाइए। मतलब कोई नीच का ग्रह आके बैठ जाए, पर देखेंगे अभी नीच का उच्च का क्या होता है। तो ये हाउसेस में हमें कमजोर ग्रह चाहिए, कमजोर चाहिए ये हाउस। इस भाव का स्वामी भी हमें कमजोर चाहिए। इनमें हमें जितना ये स्ट्रांग होंगे उतने आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उतने प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यह त्रिक भाव बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि 1, 4, 7 और 10 होते हैं केंद्र। 1, 5 और 9 होता है आपका त्रिकोण। और 6, 8, 12 होते हैं आपके त्रिक हाउसेस। ठीक है, अभी कौन कौन से हाउसेस बन गए? अच्छा, सात, सेवंथ हाउस जो हमने लिया है ना, सेवंथ और सेकंड, ये दोनों मारक में भी आते हैं। दूसरा भाव और सातवां भाव जो है ये मारक भाव भी है। मारक का मतलब ये नहीं है कि वो आपको मार देगा, ठीक है। लेकिन उसके पास, इसके जो जो भी स्वामी बनेंगे, दूसरे और सातवें भाव के जो भी लॉर्ड बनेंगे, उनके पास पूरी शक्ति है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने की। जो भी आपका सेकंड और सेवंथ लॉर्ड बनेगा वो। लेकिन मारक कभी भी अकेले काम नहीं करता है, मारक काम करता है बाधक के साथ, या 6, 8, 12 के स्वामी के साथ। तो जब भी मारक का दशा आएगा, अभी हम दशाओं पे बात करेंगे, मारक का दशा आता है और साथ में बाधक का दशा आ जाए, या फिर 6, 8, 12 के स्वामी का दशा है, तो वो बड़ा कष्ट देती है। तो अकेले कभी नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे घर की दशा है तो अब खराब बता दो उसे, वो गलत हो जाएगा प्रेडिक्शन वहां पे। जरूरी नहीं है। सातवां भाव तो केंद्र भी है, तो खराब कैसे हो सकती है उसकी दशा? तो दूसरा और सातवां भाव हमारा मारक भाव भी है। तो हाउसेस को अगर आपने समझ लिया ना, तो ये तो उसके बेसिक ट्रेड्स हैं। आपकी कुंडली आप उठाओ और आप देखिए किस हाउस से क्या देखना है। ठीक है, उसके अलावा आपने अगर उनके ग्रुपिंग को समझ लिया, क्योंकि कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है, ग्रुप में काम करती है। तो अभी कौन सा हाउस रह गया? तीसरा भाव रह गया ना, 3। अच्छा, तीसरा भाव हो, छठा हो, इवन 10th ले लेते हैं इसमें, और 11वां हो। ये ऐसे भाव हैं, यहाँ पे आपको मेलेफिक्स चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पाप ग्रह हैं, बहुत बढ़िया है। जैसे अगर इस वाले भाव में आपका तीसरे भाव में मंगल हो, राहु हो, ठीक है, शनि हो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने हाउसेस हाईलाइट किए हैं, जो कि हैं 3, 6, 10 और 11, इनको बोलते हैं उपाच्य। इनमें आपको पाप ग्रह चलेगा। मेलेफिक प्लैनेट्स अच्छा है यहाँ पे, अच्छा काम करते हैं। आई थिंक सारे हाउसेस कवर हो गए। हाँ, सारे हाउसेस कवर हो गए। तो अभी के लिए ये इतना काफी है डिस्क्रिप्शन, बट मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया है किस तरीके से ग्रह जब किसी भाव में जाएगा तो कैसे फल देगा, किस हाउस से आपको क्या देखना है। तो अगेन फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बॉडी है, आपका शरीर है ना, आपका चरित्र है। तो फर्स्ट हाउस को अच्छा हमेशा रखना है। तो अभी जब आप देखेंगे कि कौन आपके घर का स्वामी बना, तो उसका आपको हमेशा उसका रेमेडी करना चाहिए, उसको हमेशा स्ट्रांग करना चाहिए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा भाव, जैसा कि हमने कहा था कि आपके पास कितने संसाधन हैं, कितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, कैसी आपकी वाणी है, वाणी का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। आपकी कमाने की क्षमता, हालांकि कमाने की क्षमता 11वां भाव है, लेकिन जो आपने जोड़ा वो आपका इस भाव में आएगा। बहुत सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं सेकंड हाउस से भी। तीसरा भाव
आपके छोटे भाइयों को दिखाता है, आपके अंदर कितना करेज है उसको दिखाता है, आपके नेबर्स को दिखाता है। ठीक है। जितना भी आजकल हम लोग ये टेली कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी वार्तालाप हम लोग करते हैं, वो सारा थर्ड हाउस में आता है। तो थर्ड हाउस में अगर आपके मरकुरी हो, तो मरकुरी का वो साइन है, अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा अगर वो थर्ड हाउस जिसका स्ट्रांग होता है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, वो बात अच्छे से कर पाता है। अगर आपको देखना है कि आपके भाई बहन का लाइफ कैसा रहेगा, आप थर्ड हाउस देख सकते हो, खास करके छोटे अपने भाई बहनों के लिए। अगर बड़े हैं तो 11वां भाव देखना है हम। चौथे भाव की अगर बात करें, तो जिस हर तरीके का जो भी हमारा घर का सुख है, हमारा मेंटल पीस है, हमारी माँ है, माँ का अगर आपको देखना है कि माँ कैसी है, माँ का स्वभाव कैसा है, माँ का लाइफ कैसा रहेगा, आप चौथा भाव देखिए। पांचवें भाव से आप देखते हो कि आपका अ, सोचने का तरीका कैसा है, आप डिसीजन कैसे लेते हो, आपके बच्चे कैसे होंगे, संतान कैसे होगी, आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट कितना रहेगा। सिक्स हाउस की अगर बात करें, तो छठे भाव आपको दिखाता है कि आपके लाइफ में कितनी बार बीमार पड़ोगे, कितने बीमार रहेंगे, कितने लोगों से आपका शत्रुता रहेगा, कितना आपके ऊपर लोन होगा, ये छठा भाव दिखाता है। रोग ऋण शत्रु। आपका प्रोफेशनली आप कैसा काम करोगे, आपके पास कितने नौकर चाकर रहेंगे, उनके साथ आपका कैसा बनेगा, ये सब छठा भाव दिखाता है। सातवें भाव की अगर हम बात करें, तो खास कर कर सबसे पहले ये है आपका पति पत्नी को देखने के लिए। जब भी आपको शादी देखनी है कि मेरी शादी कब होगी, कैसे इंसान से होगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब कुछ सातवां भाव दिखाएगा। जब भी आप बिजनेस का विचार करेंगे, तो भी आपको सातवां भाव देखना होगा। आठवें भाव की बात करें, तो आपका आयु कितना है, आपको आयु किसी का देखना हो कि कितना जीवित, कितने साल जीवित रहेगा, इसका लंबा आयु है कि नहीं है, आठवां भाव आपको देखना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शनि महाराज, सब जानते हैं शनि महाराज को। तो शनि महाराज के लिए के बारे में एक बहुत ही कॉमन बात है कि वो स्लो चलते हैं, शनै शनै बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो शनि महाराज का आठवें घर में होना अच्छा बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि वो स्लो हैं। तो जब वो आठवें घर में जाएंगे, तो मृत्यु को स्लो कर रहे हैं वो वहां पे, तो आयु को बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है। नौवां भाव हमारे भाग्य को दिखाता है, हमारे गुरु कैसे मिलेंगे लाइफ में, टीचर्स कैसे मिलेंगे, हमारा भाग्य कैसा है, कितने धार्मिक हम रहने वाले हैं, कितने हम धर्म स्थानों की यात्राएं करने वाले हैं, हमारे पिता का कितना सपोर्ट रहेगा, ये आप नाइन्थ हाउस से देखते हो। टेंथ हाउस आपका ओवरऑल कर्म है, कि आपने लाइफ में कैसा कर्म किया, आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, कितनी आपको सफलताएं मिलेंगी, प्रसिद्धि कितनी मिलेगी। 11वां भाव, जैसा कि मैंने कहा, 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे हैं। अगर आपके 11वें भाव में ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट है, तो बहुत अच्छा है वो। जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था, तो रावण ने सारे ग्रहों को 11वें घर में डाल दिया, लेकिन शनि निकल के 12वें में चले गए। तो 11वें में इसीलिए डाला गया क्योंकि लाभ स्थान है वो, प्रॉफिट गेन्स, हर तरीके की अच्छी चीजें 11वां भाव है। 12वें भाव की अगर हम बात करें, तो हर तरीके का जो आपका खर्च है, हानियां हैं, हॉस्पिटल है, दुख पीड़ा है, सब कुछ आपका 12वां भाव है। 12वां भाव दिखाता है दूर जाने का, मतलब अगर आपको किसी से बिछड़ना पड़ जाए, इवन मोक्ष का भी भाव है 12वां। फॉरेन भी इसी से दिखाता है, फॉरेन भी जाने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा ना, तो फॉरेन का भी 12वां घर है। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैसे हम लोग देखते हैं एक। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि भाव किस तरीके से काम करते हैं एक चार्ट में। हाउसेस को समझने में किसी को कोई चैलेंज है क्या, हाउसेस सबको क्लियर हो गया, हाउसेस क्या होता है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी। ठीक है। हाउसेस में अभी आप अपना चार्ट उठा के देखेंगे, तो आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाएगा कि मेरा कौन सा हाउस है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके का प्लैनेट बैठा है, ये आप समझ पाएंगे अभी तो। ठीक है, तो आगे चलें फिर। ठीक ठीक है। मैं क्वेश्चंस लास्ट में ले लूंगा, है ना एकांश। तो हमने देखा कि हमारा एक चार्ट है जिसमें हमारे 12 घर हैं, और हर घर से हम क्या देखते हैं। लेकिन सिर्फ घर नहीं होते, घर के बाद आती है राशि।
तो हर एक भाव में एक नंबर लिखा होगा, वो 1 से लेके 12 तक होगा। कहीं ना कहीं ये भी लगभग वैसी ही चीजों को दिखाता है जैसा कि हमने हाउसेस, तो हाउसेस के जो कारक तत्व हमने लिए थे वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, हालांकि राशियों में कुछ और एड ऑन हो जाएंगे, कुछ और एडिशनल चीजें डल जाएगी, लेकिन उनका भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। जैसे एक नंबर राशि, जो अगर कहीं पर एक लिखा है तो मतलब वहां पर मेष राशि आ गई है। तो एक नंबर राशि मेष है जो कि मंगल की राशि है। तो मंगल आपके बॉडी में ब्लड को कंट्रोल करता है, आपका स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है, आपके अंदर कितना एनर्जी है उसको कंट्रोल करता है। तो वही आ गया ना, पहला भाव तनु था, आपका बॉडी था, तो कहीं ना कहीं मार्स से कनेक्टेड है वो। जिसका मार्स बहुत अच्छा होता है वो बहुत अच्छा उसका बॉडी शॉडी रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, शरीर अच्छा रहता है ना। दूसरा भाव क्या है? वृषभ राशि। तो जहां पे भी दो लिखा है वहां पे आपकी वृषभ राशि आ गई। एक लिखा है तो मेष राशि है। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन किसका है? शुक्र, वीनस। तो शुक्र देव का है वो। जहां पे भी आपके दो नंबर लिखा है वहां वृषभ राशि आ गया। तो वृषभ राशि क्या है? रिसोर्सिस का साइन है। अगेन दूसरा भाव भी आपका संचित धन को दिखाता है, और वृषभ राशि भी आपके संचित धन को दिखाती है। तीसरा हमारा था मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जिनके स्वामी हुए बुध, और या फिर आप कह सकते हैं मरकुरी इंग्लिश में। मरकुरी दिखाता है आपके कम्युनिकेशन को, आपका वाणी कैसा है, आप बात कैसे करते हैं, कितनी कितनी अच्छी आपकी वाणी है। जितना अच्छा आपके चार्ट में मरकुरी है उतना अच्छा आपका वाणी है। तीसरा भाव जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि तीसरा भाव कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगर कहीं पे 4 नंबर लिखा है मतलब वहां पर कर्क राशि है, कैंसर साइन। ठीक है, यानी, और इनके स्वामी कौन बनते हैं? इनके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, चंद्रमा। आप देखिए चंद्रमा का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा एक वो ग्रह है जिनको हम रोज देख सकते हैं। जैसे सूर्य जो होते हैं, सूर्य का भी हमारे ऊपर पूरा पूरा प्रभाव है, क्योंकि हम उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। प्रभाव सिर्फ ग्रहों का ही नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके ऊपर आपकी बीवी का प्रभाव हो, ठीक है, तो प्रभाव रहता है, आपके दोस्त का प्रभाव हो, प्रभाव हमेशा रहता है। ठीक है, तो मून मून अगर है तो मून का हम सभी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, सन का हम सभी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है, तो कैंसर साइन, 4 नंबर कैंसर साइन। 5 नंबर की अगर हम बात करें, अगर कहीं पे भी 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि आ जाएगी वहां पर। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य यानी कि सन। 6 नंबर आपके चार्ट में जहां भी लिखा है वहां पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर कन्या राशि है। किसी भी हाउस में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि छठे भाव में ही होगी, हो सकता है पहले ही हाउस में आपके 6 लिखा हो। तो हम बोलेंगे कि कन्या लग्न है, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि है लग्न में। लग्न यानी पहला भाव। उनके स्वामी बनते हैं मरकुरी यानी कि बुध। अगर कहीं पर भी आपके चार्ट में 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि है वहां पर, लिब्रा साइन। अगेन शुक्र यहाँ पर स्वामी बनते हैं, तो इसीलिए शुक्र से हमेशा देखा जाता है कि आपका शादी कैसा रहेगा। साथ में देखिए ना, लिब्रा के लॉर्ड हैं वो, तुला राशि के स्वामी हैं। तो जब भी आप किसी का शादी देखना है, मैरिटल सक्सेस है कि नहीं है किसी की लाइफ में, आपको शुक्र का अध्ययन करना होगा, चार्ट में शुक्र कैसे। अगर कहीं पर 8 नंबर है यानी कि वृश्चिक साइन आता है, स्कॉर्पियो जैसे बोलते हैं, तो उनके साइन के स्वामी बनते हैं मंगल, मंगल देव। 9 नंबर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वहां पर धनु राशि है, सेजिटेरियस, जिनके स्वामी बनते हैं बृहस्पति यानी गुरु। जब आप समझेंगे कि हर भाव का एक कारक भी है, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को 5 घरों का कारक बताया गया मेजरली। तो बृहस्पति का चार्ट में अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपके 5 घर अच्छे हो जाते हैं। बात करते हैं, अगर कहीं पर 10 नंबर लिखा है, मान लीजिए किसी के लग्न में 10 नंबर लिखा है, तो हम उसको बोलते हैं कि मकर लगन का चार्ट है। मकर यानी कि कैप्रिकॉन साइन, स्वामी बनते हैं शनि। जिस तरीके का भी साइन आपके लग्न में है ना, वैसा ही आपका स्वभाव है। अगर किसी के लग्न में 11 नंबर लिखा है तो हम बोलेंगे कुंभ लगन है, एक्वेरियस साइन आ गया वहां पर। शनि महाराज यहाँ पर अगेन स्वामी बनते हैं। अगर किसी की कुंडली में पहले भाव में 12 नंबर लिखा है तो हम बोलेंगे मीन लग्न है, स्पाइसिस। दोबारा स्वामी बनेंगे बृहस्पति। तो आप देखिए आपके चार्ट में या आपके परिवार के चार्ट में, जो हमारा कुंडली हमारा था, तो पहले भाव में कौन सी राशि है। जैसे मान लेते हैं किसी के फर्स्ट हाउस में लियो साइन आ गया, तो स्वामी बने सूर्य। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के अंदर सूर्य से रिलेटेड उनके नेचर में सूर्य का प्रभाव आएगा।
क्योंकि लगन में ही आ गया है सूर्य अभी। अगर तुला राशि आती है तो हम कहेंगे कि शुक्र का प्रभाव है इस जातक के स्वभाव में। वृश्चिक अगर आ जाता है तो मंगल प्रभावी बोलेंगे, या फिर मेष भी अगर आता है तो भी मंगल। अभी आप देखिए कि कई ग्रहों को दो दो राशियां मिली हैं यहाँ पर। जैसे अगर आप देखेंगे कि तो मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी बनते हैं मंगल। तो अगर आपके कुंडली में पहले भाव में एक लिखा है या आठ लिखा है, तो स्वामी हमारे मंगल ही रहने वाले हैं। अगर आपके चार्ट में वृष लिखा है, आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, या अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तुला, तो हम कहेंगे कि इनके लगन के स्वामी शुक्र हैं। तो 2 लिखा हो या 7 लिखा हो, दोनों ही केस में शुक्र आपके लगनेश हो जाते हैं। अगर 3 लिखा है या 6 लिखा है तो हम कहेंगे कि मिथुन लगन है या कन्या लगन है, लेकिन दोनों ही केस में स्वामी बने मरकुरी, यानी कि बुध देव। तो हम बोलेंगे इनके बुध लग्नेश हुए। कर्क लगन यानी अगर किसी के 4 नंबर लिखा हो फर्स्ट हाउस में, तो मून है, चंद्रमा। अगर आप चंद्रमा को नोटिस कर रहे हैं तो चंद्रमा गतिशील है। रोज आते हैं रोज जाते हैं, उनका बहुत जल्दी बहुत तेज उनका स्पीड है। तो ऐसे जातक के अंदर आप कहीं ना कहीं वो चीज नोटिस करेंगे उनके स्वभाव में भी। तो कहीं ना कहीं फिकल माइंडेड बनाता है चंद्रमा। तो कर्क लगन वालों को अगर आप देखेंगे, फिकल माइंडेड रहते हैं। साथ में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चंद्रमा आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो ये बंदा जो होएगा जिसका कर्क लगन है, इमोशनली ड्रिवन होएगा, इमोशनली। इनका लाइफ इमोशंस पे चलता है, 4 नंबर का लगन हो तो। इसी तरीके से हर लगन का आप बता सकते हैं स्वभाव कैसा रहेगा। सिंह लगन है, हमने बात करी ऑलरेडी, सन से दिखाते हैं तो सूर्य से रिलेटेड आप देखिए, राजा जैसा स्वभाव रहेगा। कुछ हो ना हो लेकिन फिर भी एक राजसिक स्वभाव रहता है। धनु अगर किसी का 9 नंबर लिखा है लग्न में, या किसी का 12 नंबर लिखा है लग्न में, तो हम कहते हैं कि लग्नेश बृहस्पति है, गुरु है, सेजिटेरियस, या अगर स्पाइसेस लग्न हो तो धनु या मीन राशि या 9 नंबर या 12 लिखा हो। सिवा लास्ट मकर हो या कुंभ, यानी कि लगन में 10 लिखा हो या 11 लिखा हो, तो हम बोलेंगे कि कैप्रिकॉन लगन है, या हम बोलेंगे मकर लगन है, या फिर बोलेंगे अगर 11 लिखा है तो हम बोलेंगे कुंभ लगन है या एक्वेरियस है। दोनों ही केस में स्वामी बने शनि। तो शनि वाला अगर शनि का लग्न है तो आप देखिए जाता कहीं ना कहीं बचपन से ही उसके अंदर एक मैच्योरिटी है, क्योंकि शनि क्या है, बूढ़े हैं। तो मैच्योरिटी देगा स्टार्टिंग से ही। वो एक यंग एज में भी ऐसे बात करेगा जैसे बूढ़े लोग बात करते हैं। मेच्योरिटी वाली बातें करेगा वो, क्योंकि अभी लग्न में ही शनि का प्रभाव आ गया है। ठीक है। ये राशियों के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है जिनके बारे में हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे, कि वृष राशि में क्या होता है, मेष में क्या होता है। ठीक है। जब आप ग्रहों के बारे में पढ़ते हो तो आप ये चीजें इजीली समझ पाओगे कि जो मेष लगन है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, तो मंगल के बारे में अगर आप जाने तो मंगल का जो कद है वो औसत है, मतलब वो बहुत लंबे नहीं है या बहुत छोटे नहीं है, औसत है, एवरेज हाइट रहेगा। एक एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है। तो ये था राशियों के बारे में। यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई हैं राशियों के बारे में, जैसे कि अगर किसी का मेष राशि है या मेष लग्न है, यानी कि चार्ट के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, या उनका जो चंद्रमा है वो 1 नंबर पे है, तो जिस भी हाउस में जिस भी नंबर में हमारा चंद्रमा लिखा रहता है वही हमारी राशि हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का चार्ट है, किसी के कुंडली में 12 भाव है, कुंडली में अगर आप देखें कहीं पर भी ऐसे एक लिखा हुआ है और उसके साथ में ऐसे चंद्रमा ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, या फिर ऐसे मून लिखा हुआ है, MO लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि इस जातक का जो राशि है वो मेष राशि है, क्योंकि ये मेष है। 1 नंबर हमने बात करी थी, मेष राशि होती है। तो हम बोलेंगे इस जातक की राशि मेष है, और मेष का स्वामी क्या होता है, मंगल। फर्स्ट हाउस में अगर ये आता है
तो हम बोलेंगे कि इसका मेष लगन है और लग्नेश हुए मंगल। ये चीजें अगर आपको थोड़ा सा ओवरवॉल्मिंग लग रही है उन लोगों को जो नए हैं, तो जब आप इसको करते चलेंगे तो आपको ये आगे चीजें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है? तो ये सभी राशियों के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे सिंह राशि के लिए लिखा हुआ है जब क्रोधित होते हैं तो उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, करना बेहतर होता है। तो इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। जैसे कि हमने ग्रहों के बारे में बात किया, तो हमारे नाइन नाइन प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 हमारे प्राइमरी ग्रह हैं। सन, मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, विनस एंड सैटर्न, यानी कि सूर्य, सूर्यदेव। सूर्यदेव जैसे कि आप जानते हैं एनर्जी का सोर्स है हमारे पूरे लाइफ में। सूर्य को इसीलिए जल देना, सूर्य की आराधना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में। चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है, तो जिसका चंद्रमा अच्छा रहता है उसका अपने मन पे बड़ा कंट्रोल रहता है, चंचलता उतनी कम रहती है। मार्स, मंगल जिसका अच्छा रहता है उसका, उसके बॉडी में उतना अच्छा ब्लड है, उतना अच्छा एनर्जी है उस इंसान के अंदर, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बुध जिसका अच्छा रहता है उसकी वाणी बहुत अच्छी रहती है, वो बात बहुत अच्छे से कर पाता है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर पाता है, राइटिंग अच्छा होता है, लिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है। बृहस्पति, जिसका बृहस्पति अच्छा रहता है वो बहुत इंसान, वो धार्मिक रहता है, बहुत विजडम रहता है, बहुत ज्ञान रहता है। हो सकता है वो इतना पढ़ा लिखा ना भी हो, तो भी जब भी वो बातें करेगा तो ऐसे लगेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र जिसके कुंडली में अच्छा रहता है, उसके जीवन में हर तरीके का, आप कह सकते हो, जितना भी लग्जरी है, जितना भी कंफर्ट है वो रहेगा। शनि जिनके चार्ट में अच्छा रहता है उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है, जो लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जितना अच्छा शनि रहेगा उतना वो लोग करेंगे। शर्त यहाँ पे सिर्फ यही होती है कि ऐसे इंसान को मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद राहु और केतु जो है ये छाया ग्रह हैं, लेकिन राहु जिसकी चार्ट में आज आप देखिए भी राहु काल है। और राहु की जब हम बात करते हैं तो जितना भी आपका ऐसा कोई भी काम है जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है बट वो है, जैसे व्लॉगिंग जो लोग करते हैं, व्लॉगिंग करना हो गया, या फिर जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। वायरल, वायरल इज द राइट वर्ड, मतलब वायरल जो शब्द है ना वो राहु के लिए ही है। जो वायरल जो लोग होते हैं वो राहु की वजह से होते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि कई लोग रातों रात वायरल हो गए, तो उस पर कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव रहता है। केतु की अगर हम बात करें, तो केतु अगेन, जैसे बृहस्पति एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु उनसे भी ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु जिनका अच्छा होता है वो लोग रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, किसी चीज की के तह तक जाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग, अगर आप देखें, जो लोग सीआईडी में हैं या सीबीआई वगैरह में काम कर रहे हैं, उनके लिए केतु प्रोमिनेंट चाहिए आपको। जो लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग, कोडिंग में क्योंकि आपको बैठना पड़ता है एक चीज पे, बहुत गहराई तक आपको उसका विवेचन करना है, उस पर डीपली जाना है, कोडिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जो लोग घड़ी ठीक करते हैं, क्लॉक, क्लॉक मेकर जो लोग होते हैं, घड़ी बनाना या घड़ी ठीक करना, ये केतु है। इसके अलावा जितना भी आपका स्पिरिचुअल वाला काम है सारा केतु के अंतर्गत आता है। जिसका बृहस्पति अच्छा हो, केतु अच्छा हो, ऐसे लोग पंडिताई करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कौन से साइन का कौन लॉर्ड होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस ग्रह का कौन मित्र है कौन शत्रु है। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके एनिमीज होंगे। तो सूर्य ग्रह की हमने बात करी थी कि सूर्य क्या है, आपके राजा हैं। सूर्य सब ग्रहों, सभी ग्रहों के राजा हैं। आपके पिता को भी दर्शाते हैं। आपके पिता का आपके लाइफ में कैसा रोल रहेगा, क्या वो आपको सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, सूर्य की स्थिति दिखाती है। चार्ट में सूर्य जैसा, वैसे ही आपका पिता का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो सूर्य के साथ कौन चलता है, सूर्य के समर्थक कौन है, तो चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है। चंद्रमा, मंगल, गुरु जो है इनके समर्थक हैं, इनके मित्र हैं। मरकुरी क्या है, न्यूट्रल है, न दोस्त न दुश्मन। लेकिन शुक्र, शनि, राहु, केतु से इनकी शत्रुता है। चंद्रमा की अगर हम बात करें, तो अगेन सूर्य उनके मित्र हैं, दोनों एक दूसरे को मित्र मान रहे हैं यहाँ पर। और मंगल भी उनके मित्र हैं और गुरु भी उनके मित्र हैं। मरकुरी, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, बाकी सब उनके लिए न्यूट्रल हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। तो याद रखिएगा, ज्योतिष में चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है और जुपिटर को कोई शत्रु नहीं मानता। जुपिटर के शत्रु हैं, लेकिन जुपिटर यानी कि गुरु को कोई शत्रु नहीं मानता। तो आप शत्रु की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर जुपिटर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आ रखा है विरोधी में, हालांकि विरोधी में आएगा नहीं। तो जुपिटर को कोई शत्रु नहीं मानता, क्योंकि गुरु से आप शत्रुता नहीं करते हो। गुरु चाहे आपको पीटे, मारे, पीटे, आप
ये नहीं कहते कि मैं मेरा दुश्मन है गुरु, अनटिल अनलेस वो सच में ही आपका दुश्मन हो, वो सच में ही वो इतना खराब इंसान हो। हर कोई समझता है इस बात को कि ये मेरे गुरु हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो गुरु को कोई शत्रु नहीं मानता, और चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, ठीक है। मंगल की अगर बात करें तो वही फिर सूर्य, चंद्रमा और गुरु मित्र हो जाते हैं। शनि केतु इनके लिए न्यूट्रल हैं। और बुध और शुक्र और राहु इनके विरोधी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टेबल को अगर आप देखें तो इसमें आपको क्लियर होएगा कि कौन सा, किस ग्रह के कौन फ्रेंड है, कौन उनके एनिमी है। अब यहाँ पे छोटा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला है कि जैसे सन जो है, सन क्या दिखाता है, आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपका सोल क्या चाहता है, आप लाइफ में एक्चुअली क्या करना चाहते हो। बात करें अगर मून की, तो मून है आपका माइंड, आपका पीस ऑफ माइंड, आपके जीवन में कितना शांति है वो मून से देखा जाएगा। जिसका मून पीड़ित रहता है ना, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है उसको संतुष्टि नहीं है उसका, हमेशा मन विचलित रहता है, वो खुशी नहीं रहता है, खुश होना बड़ा मुश्किल है ऐसे इंसान के लिए। उसको चाहे आप चीजें दे दो चाहे मत दो, वो दुखी रहेगा। सूर्य अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी आत्मा, जो उसकी आत्मा चाहती है वैसा वो कार्य करता है। जब तक उसका ईगो एक पॉजिटिव ईगो होएगा, एक अच्छा रहेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि लोगों को दबाएगा या अपने ऑर्डर से दबाएगा। एक पॉजिटिव वे में राजा की तरह राज भी करेगा, सबको चलाकर साथ साथ लेके भी चलेगा। मरकुरी जब अच्छा रहता है तो इंटेलिजेंट रहता है इंसान, स्किल्स रहती हैं उसके पास, सिंगिंग डांसिंग, कोई ना कोई स्किल रहता है। जुपिटर जब भी अच्छा होगा आपको बहुत ज्ञानी बनाएंगे वो, और आपको हायर नॉलेज की तरफ लेके जाएंगे, आपको नई चीजें सीखनी है उस तरफ लेके जाएंगे। शुक्र जब भी अच्छा होगा आपके अंदर एक प्योरिटी लेकर आएगा, एक लग्जरी लेकर आएगा। शुक्र अच्छा, लोग आजकल शुक्र को भोग से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा ये सत्य नहीं है। शुक्र प्योरिटी का भी कारक है। अगर आप देखें तो आपके बॉडी में किडनी को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र, तो किडनी का काम ही होता है प्यूरिफिकेशन करना। तो प्योरिटी, प्योरिटी शुक्र से देखी जाएगी हमेशा। आपकी लाइफ में कितना लग्जरी रहेगा वो शुक्र से देखा जाएगा। मंगल, जब भी मंगल की बात आएगी, मंगल बात करते हैं सर्वाइवल की, फोकस की। तो मंगल आपको हमेशा जिंदा रखता है। मंगल आपको बताता है कि कैसे आपको क्या कार्य करना है लाइफ में, सरवाइव करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए मंगल चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जो कुंडली स्टार्ट होती है 1 नंबर से स्टार्ट होती है, 1 नंबर मंगल का है, तो आप आए भी मंगल को लेके हो। और मृत्यु कहाँ हो रही है, 8 नंबर में, तो वो भी मंगल का ही साइन है। तो जीने और मरने दोनों के लिए मंगल चाहिए, ठीक है। आपकी सर्वाइवल स्किल्स कैसी हैं, आपका फोकस कैसा है, मंगल दिखाएगा। शनि की अगर बात करें तो आप कितना हार्ड वर्क कर पाते हो, आपका कर्म कैसा है, आप कितने कर्म कर पाओगे लाइफ में, कितने अच्छे कर्म कर पाओगे, ये सब शनि दिखाता है। राहु अगर बात करें तो राहु दिखाता है ऑब्सेशंस को। कोई इंसान होता है ऑब्सेस्ड होता है, जैसे कि हो सकता है अपने फोन को लेकर या इंस्टाग्राम को लेकर ऑब्सेस्ड हो, वो ऑब्सेशन राहु दे रहा है। कई लोग होते हैं सिगरेट उनसे नहीं छूटती है, वो राहु है, प्योर राहु है वो। शराब नहीं छोड़ पाते हैं, शराब में कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा का भी वो है, यूज है। लेकिन राहु किसी भी तरीके का ऑब्सेशन है, लत है, ठीक है। लेकिन राहु हाइट्स को भी दिखाता है, हाइट्स पे आपको ले जाने का पूरा मद्दा रखते हैं राहु देव, ठीक है। तो राहु भगवान जिनके अच्छे हैं वो आपको हाइट्स पे भी ले जा सकते हैं, रातों रात जो वायरल करते हैं वो राहु करते हैं। केतु जिसका अच्छा रहेगा वो डिटैच्ड रहता है, वो बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, वो डिटैच रहेगा, वो बंधनों में बंधा नहीं है, वो प्रेशर में नहीं है समाज के। तो दैट इज केतु फॉर यू। अच्छा, तो कुछ प्लेसमेंट्स हैं ग्रहों की, जो जहां पर वो बहुत अच्छा फील करते हैं या अच्छा नहीं फील करते हैं। जैसे सूर्य के हमने बात करी थी, सूर्य एज ए ग्रह। तो अगर आपके चार्ट में सूर्य 1 नंबर लिखा है, उसके ऊपर सूर्य लिखा है, तो वो उसकी बेस्ट पोजीशन है, वो बहुत बढ़िया, वहां पे कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो इसको अच्छा कंसीडर किया जाएगा। अगर 7 नंबर है और वहां पर सूर्य लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि सूर्य कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि नीच के हैं यहाँ पर सूर्य, नीचस्थ हैं, डेबिलेटेड हैं। और अगर 5 नंबर है और वहां पर अगर आपके सूर्य हैं, तो हम कहेंगे कि सूर्य अपने ही घर में है, तो अपने ही घर में हम लोग अच्छा फील करते हैं। तो 7 नंबर में होना अच्छा नहीं है सूर्य का। मून अगर 2 नंबर में है तो उच्च के हैं, यानी बहुत अच्छे हैं। स्कॉर्पियो में अगर है यानी 8 नंबर में, तो अच्छे नहीं है। कैंसर में है तो अपनी ही राशि में है, अपने ही घर में है।
इसके अलावा बात करें अगर मंगल की, तो मंगल अगर किसी का 10 नंबर में लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, अगर 10 नंबर में मंगल लिखा हुआ है तो उच्च का है, बहुत अच्छा है। 4 नंबर में है तो नीच का है। और अगर 1 नंबर या 8 नंबर में लिखा हुआ है तो अपने ही घर में है, वो भी बहुत अच्छा है। मरकुरी अगर किसी का 6 नंबर में है तो हम कहेंगे कि जो बुध है वो उच्च के हैं। 12 नंबर में अगर किसी का बुध लिखा हुआ है तो नीच का हो जाता है, डेबिलेटेड, वो उसकी अच्छी पोजीशन नहीं है। 3 और 6 पे अगर लिखा हुआ है तो अगेन अच्छा हो जाता है, क्योंकि अपनी ही राशियों में बैठा है। जुपिटर अगर 4 नंबर में हो तो बहुत अच्छा है, उच्च के हैं। 10 में हो तो नीच के हैं। 9 और 12 में हो तो अपनी ही राशि में है, तब भी अच्छे हैं। शुक्र 12 नंबर में बेस्ट पोजीशन है, 6 नंबर में अच्छी नहीं है पोजीशन, और अगर 2 या 7 में है तो अच्छे हैं। सैटर्न की अगर बात करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज अगर 7 नंबर में है तो बहुत अच्छा है, आपके उच्च के शनि है। अगर 1 में है तो नीच के हैं, अच्छा नहीं है। और 10 और 11 में है तो अपने ही घर के हैं, अच्छा है। राहु की अगर बात करें तो धनु राशि में, यहाँ पर ये एक्चुअली उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। राहु जो होते हैं, राहु 3 नंबर में, 2 नंबर में हूँ या 3 नंबर में हूँ तो अच्छा है। और 8 और 9 नंबर में इतना अच्छा कार्य नहीं करते हैं वो। और अगर वो 11 में है तो अपनी राशि में माने जाएंगे। केतु की अगर हम बात करें तो केतु अगर 8 नंबर में हो या फिर 9 नंबर में हो तो बहुत अच्छा है। 3 नंबर में वो अच्छे नहीं है, 2 में भी वो अच्छे नहीं है, और 8 में उनकी अपनी राशि है। ठीक है। तो आप देखिए कि आपके चार्ट में ये जो ग्रह हैं, क्या वो इनमें से किसी राशि में बैठे हुए हैं? तो अगर आपने देखा कि भाई मेरा जो सूर्य था वो 1 नंबर में था तो बहुत अच्छा है वो, तो आप समझिए आपका उच्च का सूर्य है। तो सूर्य से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, जैसे फादर का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सूर्य पिता को दिखाता है, सरकार से संबंध, गवर्नमेंट दिखाता है, तो वो आपको अच्छी मिलेगी। मून अच्छा है तो माता का सपोर्ट रहेगा, माता के साथ स्पेशल एक लगाव रहेगा आपका, माता से बहुत प्रेम करते हैं आप। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज अच्छे आएंगे, आप सेविंग्स अच्छे कर पाओगे, अच्छा खाना खाओगे लाइफ में, फूड को दिखाता है मून। मार्स अगर आपका अच्छा है तो कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका। मरकुरी अगर अच्छा है तो आपका इंटेलिजेंस अच्छा है, आपको पता है कि बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जुपिटर अच्छा है तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपकी उम्र चाहे जो भी हो आपके अंदर ज्ञान बहुत है। शुक्र अच्छा है तो आपके पास हर तरीके का लग्जरी है, कंफर्ट है, व्हीकल्स हैं। सैटर्न अच्छा है तो आप मेहनत करना जानते हो। राहु अच्छा है तो आप गैजेट्स के साथ अच्छे हो, कम्युनिकेशन के साथ अच्छे हो, सोशल मीडिया पे अच्छे हो। केतु अगर अच्छा है तो आपको अकेला रहना पसंद है, आप आइसोलेशन में भी रह सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आपको पता है कि कैसे किसी चीज के तह तक जाना है, कैसे रिसर्च करनी है, डीप रिसर्च में कैसे जाना है, ये आप जानते हो। ठीक है। इसके अलावा हर ग्रह, जैसे कि हम लोगों का दृष्टि होता है, हर ग्रह का भी एक दृष्टि होता है। हर ग्रह जहां पर भी बैठेगा वहां से 7th पर पूर्ण दृष्टि देता है अपने से सामने। तो जो भी भाव है, तो अगर आप देखेंगे, अगर फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट है वो सामने देख पाएगा, तो 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है। कहीं पर भी कोई ग्रह है उसके ठीक सामने जो भी घर है वहां पर वो देखेगा। या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं, जिस हाउस से काउंट कर रहे हैं उस हाउस को भी आपको कंसिडर करना है। जैसे फर्स्ट से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो फर्स्ट को भी लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वीं जो आया वो दृष्टि वहां पे पड़ने वाली है उसकी। तो वहां पर भी उनका प्रभाव आ जाता है, क्योंकि वहां पर वो ग्रह देख रहा है। ठीक है। तो सूर्य 7वीं दृष्टि है, जहां बैठेंगे वहां से सामने देखेंगे। मंगल के पास 2 दृष्टियां, देखिए 7वीं दृष्टि हर किसी की है, तो 7वीं दृष्टि तो सबके पास कॉमन है। जहां भी कोई भी ग्रह बैठा है वो सामने देखेगा। ठीक है। अभी मंगल की अगर बात करें तो मंगल अपने से चौथे में भी देखता है। कैसे काउंट करना है, जहां मंगल बैठा है 1 2 3 4, चौथे में भी देखेगा। और मंगल अपने से 8वें में भी देखेगा। तो आप 8वें तक 8 बार काउंट करोगे तो वहां पर भी मंगल का दृष्टि जा रहा है। बृहस्पति की बात करें या गुरुदेव की बात करें, तो अपने से 5वें देखते हैं और अपने से 9वें भी देखते हैं वो। जहां पर भी बृहस्पति का दृष्टि जा रहा है, इट इज अ ब्लेसिंग। हो सकता है आपके जो हमने बात करी थी कि अगर 4 नंबर में बृहस्पति हो तो उच्च के होते हैं, और 10 में हो तो नीच के होते हैं, लेकिन भले ही आपके बृहस्पति नीच के हों, 10 नंबर में बैठे हों, लेकिन तब भी जहां पर भी उनकी दृष्टि जाएगी ना, 5वीं और 9वीं, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। शुक्र अपने से 7वें में देखेंगे सिर्फ। शनि के पास भी स्पेशल दृष्टियां हैं, तीसरी और 10वीं। और ये बहुत ही कार्मिक होती हैं, शनि की दृष्टियां बहुत कार्मिक हैं। बहुत सारा कर्म आपका जुड़ा रहता है। ये जब मैं पेंडिंग कर्मा पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं इसका यूज करता हूँ। तो शनि की तीसरी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि दोनों ही कार्मिक है, दोनों का अपना अपना अलग अलग यूज है, अलग अलग उनका
उसको तरीका है उसको यूज करने का। इससे आप कहीं ना कहीं मालूम कर पाते हो कि उसका पेंडिंग कर्मा क्या है, उसका क्या कारण था जो उसने जन्म लिया, या इस जन्म में वो क्यों आया है, क्या करने आया है, या जो चीजें उनके साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। ठीक है। राहु जो है सातवीं दृष्टि से तो देखते ही हैं, इनके पास पांचवी और नौवीं दृष्टि भी है, जैसे बृहस्पति के पास थी। तो अगेन आप राहु से काउंट कर सकते हो। तो अब आप देखिए कि किस भाव पर किस तरीके की दृष्टि पड़ रही है। अब आपको पता है, अगर कहीं पर चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा एक सौम्य प्लेनेट है। मरकुरी यानी कि बुध, बुध देखेंगे वो एक सौम्य है। गुरु बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, राहु बहुत अच्छे हैं, सॉरी शुक्र बहुत अच्छे हैं। तो ये चार ग्रह जिस भी भाव को देखेंगे उसको अच्छा करेंगे क्योंकि ये शुभ है। लेकिन जिस भी भाव में बाकी बचे प्लैनेट्स का दृष्टि एक साथ पड़ गया, मान लीजिए सूर्य भी देखते हो, मंगल भी देखते हो, शनि भी देखते हो, राहु केतु भी देखते हो, तो बहुत खराब है वो। तो फिर उस हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आना ही आना है। जब आपने देखा था कि किस भाव से क्या देखते हैं, आप देखिए कि उस भाव की किस कैटेगरी का वो भाव है, उस हाउस से रिलेटेड इशू आएगा उस जातक के लाइफ में। ये बेसिक है, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। इवन अगर आप बेसिक्स भी अप्लाई करोगे ना, तो आप अपना चार्ट इजीली रीड कर पाओगे। ठीक है? अब कई लोगों का सवाल आता है ज्योतिष में कि ये हमारा आखिरी स्लाइड है। तो कई लोगों का सवाल होता है ज्योतिष में कि भाई अगर कोई जुड़वा पैदा हो रहे हैं तो क्या उनका लाइफ सेम होगा, क्या उनकी किस्मत सेम होगी? तो जवाब है नहीं। अब इसके दो तर्क हैं। पहला तर्क ये कहता है कि भले ही वो एक साथ पैदा हुए तो भी उनका जन्म का डिफरेंस रहेगा, सेकंड्स का रहेगा भले ही, या मिनट का रहेगा। मिनट या सेकंड्स का डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। करेक्ट। जब भी मिनट सेकंड का डिस्प्ले ये डिफरेंस रहता है, तो हो सकता है आपके लग्न चार्ट में कोई डिफरेंस ना आए, क्योंकि वो लग्न सेम रहेगा, D1 सेम रहता है, क्योंकि दो दो घंटे का एक एक लग्न है, तो 2 घंटे का तो डिफरेंस नहीं रहने वाला है, तो लग्न आपका सेम रहेगा। बाकी चार्ट्स में भी, और ऐसे ही ना, और वर्ग कुंडलियां होती हैं, जैसे कोरा चार्ट होता है, द्रेशकान होता है, चतुर्थांश होता है, सप्तांश होता है, नवांश होता है। सो हमारे ऋषि जो थे वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, इतने ज्यादा वक्त से आगे थे कि उन्होंने समझा कि सिर्फ एक भाव को देखकर हम एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन पे या एक पॉइंट पे नहीं आ सकते। तो उन्होंने बोला कि हम षोडश वर्ग बनाएंगे, हम वर्ग कुंडलियां बनाएंगे, जिनके अंदर जाकर आप डीपली समझ सकते हो किसी चीज को। जैसे हमने ये समझा कि ठीक है, सातवां भाव हमने एनालाइज किया, हमने कहा ठीक है जातक का शादी हो सकता है और शादी अच्छा रहेगा, हमने देख लिया ये। लेकिन वो जो है आप ऊपरी तौर पे कह रहे हो, वो आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो। अगर आपको उसका एक्चुअली देखना है तो आपको नवांश में जाना पड़ेगा। नवांश एक चार्ट होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं D9। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो D9 चार्ट आपको देखना है, तो आपको नवांश दिखेगा। नवांश से आपके एक्चुअल भाग्य का भी पता चलता है। अगर किसी का नवांश बहुत अच्छा है तो उसका भाग्य भी बहुत अच्छा है। शादी तो है ही अच्छी, पार्टनरशिप्स तो है ही अच्छी, लेकिन उसका भाग्य भी बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हमारे ऋषियों ने हर एक चीज के लिए और भी वर्ग बनाए। जैसे करियर, करियर हम 10वें भाव से देख रहे थे, या छठे से देख रहे थे, या 7वें से देख रहे थे, लेकिन दशमांश को देखना बहुत जरूरी है। तो जब भी जुड़वा भी अगर पैदा होंगे तो बाकी जो वर्ग कुंडलियां हैं उसमें डिफरेंस आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग दो साथ में पैदा हो रहे हैं उनका सब कुछ सेम ही रहने वाला है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो दैट इज वन। सेकेंड इज, जिसको हम बोलते हैं कि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है। कर्म, कर्म तो आपके अलग रहे ना पिछले जन्म में। इस जन्म में आप साथ में पैदा हो रहे हो, जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में भी आप साथ में थे। तो आप कुछ कर्म लेकर आ रहे हो, कुछ बैलेंस लेकर आ रहे हो पीछे का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये नहीं है कि मैंने अगर खराब कर्म करे हैं लास्ट लाइफ में और मैं कहीं जुड़वा पैदा हो गया तो जस्ट बिकॉज ऑफ अदर पर्सन मेरा लाइफ अच्छा रहने वाला है, तो ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है। तो वर्ग कुंडलियां हैं, ये जो सारी चीजें हमने बात करी हैं इनका बहुत एक्सटेंशन है, इसमें और भी बहुत चीजें हैं और इसमें डीप पढ़ा जा सकता है। हर एक चीज अपने आप में एक टॉपिक है। लेकिन आज जो मेरा पर्पस था वो ये था कि हम इजी वे में कैसे अपने चार्ट को समझ पाएं और एटलीस्ट अपने चार्ट को एनालाइज कर पाएं। सो ये हमारा एक वो था। अभी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।